हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कैम साइकिल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैम साइकिल के बारे में। कैम साइकिल, ठीक है क्या? अच्छा, कैम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज द कैम मीन्स। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि इसका पूरा मतलब होता क्या है। ठीक है क्या? इसके बाद देखेंगे। तो इसका मतलब होता है, कैम का मतलब होता है क्रैसुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया? एंड देन साइकिल मीन्स ऑब्वियस द कंटिन्यू प्रोसेस होते रहे, इसी को बोलते हैं। तो कहोगे कि सर क्रैसुलिशियन क्या होता है? तो इस चीज़ों को अब समझना है तो ध्यान देना होगा कि क्रैसुलिशियन बेसिकली एक फैमिलीज होते हैं। ठीक है क्या? एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फैमिलीज होते हैं। और क्रैसुलिशियंस की बात करें, क्रैसुलिशियंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बेसिकली सक्सिलेंट प्लांट्स होते हैं। ठीक है क्या? तो कहोगे व्हाट इज सक्सिलेंट मीन्ट? सक्सिलेंट मीन्ट समझ सकते हो, जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है क्या? तो बेसिकली ये जो कैम साइकिल है, कैम साइकिल जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम नोटिस्ड इन कॉन्सेप्ट क्रैसुलिशियस फैमिली के अंदर। ठीक है, क्रैसुलिशियस फैमिली के अंदर हुआ था। और इसमें भी जो प्लांट था जिसके ऊपर नोटिस किया गया था वो बेसिकली क्या था? जेड प्लांट बोलते हैं इसको, जेड प्लांट। ठीक है क्या? जेड प्लांट बोलते हैं। यानी जेड प्लांट के और दूसरे नाम की बात बताएं तो इसको बोलते हैं जेड ओवाटा। ठीक है क्या? जेड ओवाटा। तो ये होते हैं बेसिकली। तो देखे होंगे जिन प्लांट्स के जो लीफ होते हैं थोड़ा मोटा टाइप का होता है, ठीक है ना, सक्सिलेंट गुद्देदार टाइप का होता है। ठीक है क्या? लाइक अगर हम बात करें इसके बहुत अच्छे एग्जांपल की बात करें तो एलोवेरा तुम लोग देखे होंगे, होप सो सब लोग को ये अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सबके घर पे ये देखने को मिल भी जाएगा। ठीक है क्या? तो एलोवेरा तुम लोग देख सकते हो। अब उसको अगर उसके लीफ को अगर देखोगे, डिसेक्ट करोगे तो पता चलेगा कि बहुत ही थिक होता है और उसी के अंदर ये सारा प्रोसेसेस होता है। ठीक है क्या? अब ये तो सबसे पहले नोटिस किसने किया था जी? ये क्रैसुलिशियन। तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्रैसुलिशियन एक प्लांट था, ठीक है क्या, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम कैम साइकिल को नोटिस किया गया। लेकिन नोटिस किया किसने था? और जिस लोगों ने नोटिस किया था उनका नाम था रैनसन एंड थॉमस। ठीक है क्या? तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टाइम जो नोटिस किए थे उनका नाम था रैनसन एंड थॉमस, और जहां पे किया गया था उसका नाम था जेड प्लांट जिसको बोलते हैं जेड ओवाटा। ठीक है ना? जो कि बेसिकली कौन से फैमिली से आते हैं? क्रैसुलिशियंस फैमिली से आते हैं, जिनका जो कह सकते हैं कि दीज आर सक्सिलेंट प्लांट। कैसे होते हैं? दीज आर बेसिकली succulent plant means leaf are thick and fleshy। थिक एंड फ्लैसी। क्लियर हो गया इतना बात कि ये पहले क्या होते हैं? थिक होते हैं एंड देन फ्लैसी होते हैं। और इसी टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सिलेंट प्लांट बोलते हैं। और ये जो सक्सिलेंट प्लांट होते हैं जिनका नाम होता है जेड प्लांट बोलते हैं या जेड ओवाटा बोलते हैं। और ये जो
बिलोंग करते हैं, क्रैसुलिसियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतनी बातें समझ में आ चुकी है क्या? क्लियर सा हो चुका है बात? हाँ, तो इतनी बातें हम लोगों को समझ लेनी है और समझ गए भी हैं हम लोग। तो दूसरी बात के ऊपर हम आते हैं कि भाई ये बेसिकली ऑलरेडी C3 साइकिल था, C4 साइकिल भी था, अब ये कैम साइकिल क्यों चलाया गया? तो बेटा जी ये समझो कि तीनों अलग अलग चीजें थी, उसके बारे में हम लोग उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। यानी C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट के थ्रू बेसिकली क्या होता था, हम ग्लूकोज फॉर्मेशन करते थे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते थे C3 साइकिल या C4 साइकिल के थ्रू। तो इसके अंदर बाउंडिंग्स ये था कि इसके पास ये जो रूबिस्को था, रूबिस्को एंजाइम था, और ये दिन के टाइम ही क्या कर सकते थे, CO2 को ये अटैच कर सकते थे, कार्बोक्सिलेशन करा देते थे, और जिसके थ्रू ये प्रोसेस चलते रहता था। समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरी बात C4 प्लांट्स की हुई, तो C4 प्लांट के अंदर सिंपल सा चीज है जो प्लांट हाई टेम्परेचर में, हाई सैलिनिटी में, या फिर कहे कि हाई लाइट एक्सपोजर में रहते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि इस C3 प्लांट को किया जाए। समझ में आ रहा है क्या? अब जब नहीं पॉसिबल था तो उन्होंने अपने अंदर एक एनाटॉमिकल चेंज लाया, और उस चेंज को हम लोग बोलते थे कि उस प्लांट के पास क्रेंज एनाटोमी आ गया। और क्रेंज एनाटोमी बेसिकली बिलोंग्स टू किसके, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल से बिलोंग किया। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जब दो प्लांट से ये बिलोंग किया, तो बिलोंग करने के बाद जो चीजें हमें समझ में आया, जो चीज हमें समझ में आया कि इन्होंने बंडल शीथ का अरेंजमेंट दिखाया, ये मेसोफिल सेल का अरेंजमेंट दिखाया, जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में, वो इसलिए बनाया ताकि डायरेक्ट जो है O2 का कांटेक्ट रूबिस्को के साथ न हो सके, क्योंकि रूबिस्को जो एक एंजाइम है जो इस पृथ्वी के ऊपर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, सबसे ज्यादा एंजाइम मिलता है, ये दोनों के साथ ही एफिनिटी दिखाता है। यानी CO2 के साथ बाय डिफॉल्ट, मतलब CO2 कहीं पे भी रहेगा तुरंत उसके साथ क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, पकड़वा देगा हमारा कोई भी एक सबस्ट्रेट हुआ उसके थ्रू। तो कहोगे सर वहां पे सबस्ट्रेट क्या होगा? तो ऑब्वियस, जैसे ऑलरेडी C3 साइकिल के अंदर हमने बोला था कि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट था, यानी जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर था कार्बन का, वो कौन था? RUBP था। ठीक है क्या? राइबुलोज बाई फॉस्फेट था। क्लियर है क्या? राइबुलोज बाई फॉस्फेट था, और इस एंजाइम के हेल्प से, यानी रूबिस्को के हेल्प से इसने क्या किया, CO2 को पकड़वा दिया, CO2 का यानी कार्बोक्सिलेशन कराया, जिसके चलते ये क्या चीज में बदला, ग्लूकोज में नहीं बदला, 3-3 कार्बन का 2 कंपाउंड बना, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोला था हम लोगों ने। ठीक है क्या? तो ये प्रोसेस इसके साथ हुआ था। अब C4 के अंदर क्या हुआ था, इस चीज को नहीं परफॉर्म करा सकते थे हम, क्योंकि प्लांट जो था ये नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो कंडीशन जो अकर हो रहा था वो क्या था, डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट इन्वायरमेंट से CO2 ले रहे थे। लेकिन अगर C4 की बात करें तो C4 प्लांट जब लाइट के हाई एक्सपोजर में रहेंगे, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो बहुत ज्यादा पानी इनसे, मतलब बहुत ज्यादा वाटर क्या है, ट्रांसपायरेट करेगा, यानी बहुत ज्यादा पानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा, और जिसके चलते क्या होगा कि O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है जब टेम्परेचर हाई होगा तो टूट टूट के CO2 + H2 में बाहर निकलेगा। तो CO2 तो चलो ठीक है जो हमारे पास है, तो CO2 बेसिकली आएगा जाएगा, वो किस प्रोसेस के थ्रू आएगा, स्टोमाटा के थ्रू आएगा, स्टोमाटा ओपनिंग प्रोसेस के थ्रू। तो जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो स्टोमाटा तो ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वाटर भी निकलेगा तो साथ साथ CO2 भी निकलेगा। तो अब बताओ इस उनके चारों तरफ इन्वायरमेंट में, यानी जब उनको जो इनपुट लेना होगा एज अ अंदर में बाई प्रोडक्ट जो है उनका O2 ना बढ़ जाएगा बेटा, O2 बढ़ जाएगा कि नहीं? तो जब O2 बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर, नहीं समझ में आ रहा है क्या?
ये चीजें हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि H2O प्लस O2 यही ना बाहर निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो बेटा अगर CO2 के साथ H2O जुड़ेगा, समझ में आ रहा है, तब ये क्या चीज बनाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और एज अ बाई प्रोडक्ट ये निकलेगा। ध्यान रखना इस बात को, H2O प्लस O2 बाहर निकलेगा। तो किसका बहुत ज्यादा कौन बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है क्या। और ये जब हाई टेम्परेचर होगा तो इसका लाइसिस होगा, लाइसिस होगा यानी क्या चीज होगा, H2 प्लस O, समझ में आ रहा है, O2 मतलब हाफ O2 की बात करें तो अगर ज्यादा वाटर का लाइसिस होगा यानी फोटोलाइसिस होगा, लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो H2 प्लस हाफ O2 के फॉर्म में टूटेगा। क्लियर हो गया क्या। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एक तो यहां से भी निकलेगा और यहां से भी निकलेगा। किसका इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑब्वियस O2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो जब O2 का बढ़ जाएगा और CO2 का घट जाएगा तो ये बताओ बेटा कि हम एक कंडीशन जानते हैं कि जब O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए और CO2 का घट जाए तो इस कंडीशन में अब रुबिस्को के पास कोई चारा नहीं होता है कि इसके साथ बॉन्डिंग करे, क्योंकि अब ये रुबिस्को किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये किसको इनपुट कराने लगेगा, किसके साथ एफिनिटी दिखाने लगेगा, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है क्या। और जब O2 के साथ करेगा तो बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, जिसके अंदर हमने बोला था कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होंगे। समझ में आ रहा। और इसके चलते जब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 निकलेगा। क्लियर हुआ बात। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा और ये वर्स्ट प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ क्या है, हमारा एनर्जी भी टूटने लगता है। समझ में आ रहा है। एक CO2 बनाने के चक्कर में हमारा ATP टूट जाता है, एनर्जी बना रहे हैं, एनर्जी टूट जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो बताओ ये वेस्ट प्रोसेस हुआ कि नहीं, एग्जैक्टली वेस्ट हुआ। हम कुछ बना रहे हैं ताकि हमको क्या हो, मिल सके, किसी चीजों को हम स्टोर कर सके, और इसमें तो उल्टा ही हो रहा है, हमारा सेल का एनर्जी ही यानी ATP ही टूट जाता है इसको बनाने के चक्कर में। तो ये वर्स्ट प्रोसेस ना हो जाता है। इसीलिए हर प्लांट्स इसको करने से बचना चाहता है, और इससे बचने के लिए इनके पास उपाय क्या है, समझ में आ रहा है क्या। इनके पास उपाय सिंपल सा यही है, जैसे मान लो सिंपल सा चीज है कि तुम कुछ एक दोस्त है, ठीक है, तो कुछ एक दोस्त है जो कि तुमको चाहते हैं कि खेलने चलो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि तुम खेलो या पढ़ो। ऑब्वियस है, तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहेंगे कि पढ़ो। तो क्या करेंगे पेरेंट्स, तुमको कुछ इस जगह पे, ऐसे जगह पे भेज देंगे ताकि डायरेक्ट उनके साथ तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हो, उन बच्चों के साथ जो तुम्हें खेलने के लिए लेके जाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से तुम्हारा पढ़ाई हो पाएगा और इन बच्चों को ये पता चलेगा कि तुमसे कांटेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियस है तुम खेलने नहीं जाओगे। तो यही प्रोसेस इसके अंदर C4 प्लांट के अंदर भी होता है। समझ में आ रहा है। और इसके चलते ये लोग अपने अंदर एक एनाटॉमिकल चेंजेस लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो ये बात तो हो गई, चलो C4 की भी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इससे आगे की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं क्या कि भाई ये जो कैम साइकिल है, अब इसको कैसे परफॉर्म करना है। सिंपल सा चीज है, अभी तक लाइट एक्सपोजर था, सैलिनिटी था, एंड देन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। तो अब बेसिकली कैम साइकिल के अंदर क्या होता है कि ये कंपनसेट किसको करने लगते हैं, कंपनसेट किसको करने के लिए ये एडॉप्ट करते हैं, कैम साइकिल को। कैम साइकिल एडॉप्ट करने का रीजन ही होता है कि ये लोग कंपनसेट करें लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है क्या। वाटर के लो अवेलेबिलिटी को ये लोग कंपनसेट करते हैं, पूरा करते हैं कि कैसे
कम पानी को यूज किया जाए, उसी के अंदर गुजर बसर किया जाए, हम सर्वाइवल किया जाए, इसी के लिए ये लोग कैम साइकिल अपनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लियर सी बात हो गई। कैम साइकिल क्यों ही हम क्या बोलते हैं, क्रेसुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज कैम साइकिल। तो कैम मीन्स क्रेसुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम नोटिस्ड इन जेड और जेड प्लांट और जेड ओवाटा, यानी दीज आर बेसिकली सक्सिलेंट प्लांट। अगर सक्सिलेंट प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एलोवेरा, देन कैक्टस, कैक्टस, ठीक है क्या, और ये जेड प्लांट है, ठीक है क्या, जेड प्लांट। तो इस तरीके का ये एग्जाम्पल्स हुआ, ठीक है क्या। तो इन तरीके के प्लांट की अगर हम बात करें तो इस तरीके के प्लांट के पास क्या होता है, दीज आर थिक एंड फ्लैशी, हाँ, लीफ होते हैं इनके पास। कैसे लीफ होते हैं, मीन्स कि इन प्लांट के पास थिक एंड फ्लैशी लीफ प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? जो इनका पत्ता होता है बहुत मोटा होता है और बहुत कैसा होता है, मांसल होता है, यानी बहुत गुद्देदार होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जल्दी से इसको लिखोगे। तो हम सबसे पहले कहेंगे कैम साइकिल के बारे में कि कैम प्लांट्स are in actual C3 plant, but for their survival, they change themselves and adapt कैम साइकिल। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, they compensate low availability of water, that is H2O, ठीक है। इससे आगे की बात करें, एक मिनट, इससे आगे की बात करें तो कहेंगे कैम प्लांट्स आर स्कोटो एक्टिव plants have scotoactive stomata, that is stomata open during night टाइम। अगला बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कैम प्लांट्स आर नॉट efficient plant since it perform photorespiration
रेस्पिरेशन हो गया क्या। और अगले पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि इन कैम प्लांट कार्बोक्सिलेशन takes place during night, and decarboxylation during डे टाइम। जल्दी से इसको लिखिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है क्या। कैम प्लांट्स आर इन एक्चुअल C3 प्लांट्स, C3 प्लांट ही होते हैं, बट फॉर देयर सर्वाइवल दे चेंज देमसेल्फ एंड एडप्ट कैम साइकिल। और तब ये जाके क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए दे परफॉर्म कैम साइकिल। समझ में आ रहा है क्या। दे कंपनसेट लो अवेलेबिलिटी ऑफ H2O, यानी ये उस जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे पानी जो होता है, वाटर जो होता है अवेलेबल कम होता है। तो उस चीजों को मैनेज करने के लिए अपने अंदर कुछ एक चेंजेस लाते हैं, अपने लीफ के अंदर कुछ एक चेंजेस लाते हैं, जिससे क्या कर सके, वाटर को काफी स्टोर कर सकें, यानी वैक्यूल्स काफी वो रखते हैं। कैम प्लांट्स हैव एस्कोटो, समझ में आ रहा है, एस्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, दैट इज स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम। कैम प्लांट्स आर नॉट एफिशिएंट प्लांट सिंस इट परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन, और ये फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, इसीलिए इन्हें एफिशिएंट प्लांट नहीं कहा जाता है। इन कैम प्लांट कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, और जो कार्बोक्सिलेशन होता है, इस चीज़ों को समझना है, इसी चीज़ों को तो समझना है, इसके अंदर इसी चीज़ों को समझना और कुछ नहीं है। ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड डीकार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग डे टाइम, इसी चीज़ों को हमें समझना है। और दूसरी बात इसके अंदर जो है कैम साइकिल के बारे में, कि जो कैम साइकिल होता है ना, ध्यान से देखोगे, कैम साइकिल फाउंड इन जेरोफाइटिक, और इसी को कह सकते हैं जेरोफाइटिक इसके अंदर लिखा है कि मैंने सक्सिलेंट लिखा है क्या, जेरोफाइटिक और सक्सिलेंट प्लांट, ठीक है क्या, जल्दी से लिखोगे। चलो अब हम आगे के प्रोसेस को करेंगे, और आगे के प्रोसेस में हम ये जानेंगे कि ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है। समझ में आ रहा है क्या। तो जैसे तुम लोग खुद ब खुद ये बात जानते हो, C3 के अंदर कहाँ होता है, C4 के अंदर कहाँ होता है, और अभी जो कैम हम लोग पढ़े हैं, ये सब चूंकि ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, तुम लोग ध्यान दो इस बातों को, कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सब कह रहा है क्या कि सर ये फोटोसिंथेसिस है, सिंपल सा एक फॉर्मूला था, उसी को आराम से हम लोग समझ गए थे बहुत सारा चीज़। अब ये फोटोसिंथेसिस इतना डीप्ड होता है, हमें नहीं पता था। तो वैसे एक्चुअली समझ लो कि तुम छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। अब तुम मेडिकोज यानी डॉक्टर बनने की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियस है हर चीज़ों की तुम्हें एक परफेक्ट और बहुत ही अच्छा बायोकेमिकल इलोबरेशन होना चाहिए दिमाग के अंदर। समझ में आ रहा है कि कैसे क्या होता है, और ये बेसिक इलोबरेशन से समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि जब तुम जाओगे अपने टारगेट में, यानी जब तुमको
मेडिकल कॉलेजेस में जाना होगा तो वहाँ बायोकेमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा और उसके बेसिस पे तुम्हें एनालाइज करना होगा। तो इसीलिए हम इस चीज़ों को बता रहे हैं, इस चीज़ों को बेसिकली तुम्हारे माइंड के अंदर एडप्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि इन एक्चुअल जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो होता कैसे है, समझ में आ रहा है क्या। और ऑलरेडी मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन का जो ये वाला हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सारा जो है रेस्पिरेशन वो प्लांट और एनिमल के अंदर जो होता है वही सेम टाइप का था, ठीक है ना। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तुम लोग सब लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ऑब्वियस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये बात तुम लोग जानते हो ना। और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का ऑलरेडी तुम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हो। क्लोरोफिल कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस की ट्रिपल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है क्या। और इसके बाद इसका जो ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, ग्राउंड सबस्टांस होता है, इसके अंदर जो पड़े हुए होते हैं इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं क्या। तो यही बस यही पे हमें सोचना है, समझ में आ रहा है क्या। और हमने एक बात और बताया था कि प्लांट के अंदर, हमने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लो कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होता है पर सेल बहुत ज्यादा होता है, यानी 90% जो स्पेस होता है प्लांट के सेल का वो भरा होता है क्या चीज से, वैक्यूल से भरा होता है। ये बात ऑलरेडी हमने बता दिया है, सबको बताया है, और नहीं भी बताया तो आज समझ लो कि प्लांट सेल जो होते हैं वो 90% क्या चीज से भरे होते हैं, वैक्यूल से भरे होते हैं, समझ में आ रहा है क्या। और उसी का मेम्ब्रेन को हम लोगों ने क्या बोला था, होप सो तुम लोग को याद होगा, टोनोफाइब्रिल्स। हाँ, तो ध्यान रखना इस बातों को। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीजों को हमें दिमाग में रखना होगा। अब देखो ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, इसी जगह पे सारा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हमने इसी बात की ना बात की थी और यहीं पे जो सारा स्ट्रक्चर हमने दिखाया था। तो बेसिकली जब भी हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का तो इसी जगह पे परफॉर्मेंस की दिखा रहे हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे अगर हम बात करें तुम्हारे C4 साइकिल के अंदर मेसोफिल सेल का, या फिर अगर हम बात करें बंडल शीथ सेल का, तो ये सारा प्रोसेस के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक कॉमन चीज है। और यही बताए थे हम लोगों ने कि मेसोफिल सेल और तुम्हारा बंडल शीथ सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है डाइमॉर्फिज्म दिखाता है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस बात को दिमाग में रखना, डाइमॉर्फिज्म का मतलब, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, मतलब दो टाइप का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाता है, यानी एक जगह बड़ा बड़ा होता है, एक जगह छोटा छोटा होता है टाइनी पार्टिकल्स के रूप में। तो बस इतना सा ये बात ध्यान रखना। तो ये भी जो परफॉर्म हो रहा है बेसिकली कैम साइकिल कहाँ पे हो रहा है, सारा ही जो है हमारा फोटोसिंथेटिक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सब कुछ हो रहा है, सारा ही परफॉर्मेंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस बात से तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से अवेयर रहना, ठीक है ना, कि जो भी एक प्रोसेस है, जैसा भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं सब इसी के अंदर हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहां पे हमने बोला कि दो तरीके का काम होता है, एगो डे में होता है, एगो नाइट में होता है। तो अगर हम दो काम हो रहा है और दोनों काम को अगर हम डिस्टिंग्विश कर लें तो चलो इसको हम लोग मान लेते हैं डे टाइम, ठीक है क्या। देखोगे डे टाइम हो गया, ध्यान रखना, और इधर हम लोग मान रहे हैं नाइट टाइम, ठीक है क्या, नाइट। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है, एक चीज तुमको हम बता देते हैं कि भाई कि पीपी तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो, पीपी यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है क्या। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ देखोगे कि एक अगर CO2 आएगा, ध्यान से देखोगे इस बात को, CO2 इन्वायरमेंट से आएगा। कहां से आएगा जी, इन्वायरमेंट से। अगर CO2 मेरे पास अगर आता है यहां पे, यानी कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहां पे देख रहे हो, यहां पे हमें कौन सा प्रोसेस करने को मिल रहा है, ये सारा चीज तुम लोग समझ के रखोगे, ठीक है। तो ये पीपी के साथ CO2 अटैच्ड हो रहा है और देन ये क्या बना देता है,
यहाँ पे OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं क्या, ये 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये बात अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं। अब बेसिकली दिन में CO2 कहीं से आया, अटैच्ड हुआ PEP के साथ, और क्या प्रोसेस हुआ, O2OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है बेटा, पेपकेज। कौन सा एंजाइम, पेपकेज एंजाइम होता है, या पेप कार्बोक्सिलेज। समझ में आ रहा है, PEPCASE, पेपकेज। समझ में आ रहा है। तो इसके साथ एक कंडीशन ये है कि जब भी ये एंजाइम होगा, ये किसको अटैच कराएगा, CO2 को अटैच कराएगा। किसको अटैच कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कराएगा, यानी CO2 को अटैचमेंट कराएगा। तो PEP था, अब ये OA में बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो बस इतनी सी बात है इसके अंदर। और बेसिकली अब ये जो होता है, ध्यान से देखोगे, ये OA क्या करेगा, जैसा तुम लोग को ऑलरेडी हमने बताया था, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा कन्वर्ट, मैलिक एसिड के अंदर। ठीक है, मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होके ये कहां पे जाके छुप जाएगा, वैक्यूल्स के अंदर। कहां पे जाके छुप जाएगा, तो ये मैलेट आयन जो है, मैलेट या मैलिक एसिड कह सकते हो, ठीक है, मैलिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अभी और समझ लो इसको, कि जो मैलिक एसिड होता है, ध्यान से देखोगे, मैलिक एसिड क्या करता है, ये 2 फॉर्म में आता है, यानी मैलेट आयंस एंड क्या चीज के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में टूटता है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो होते हैं बेसिकली मैलेट आयंस, ये कहां पे चले जाते हैं, आयंस है तो ये कहां पे जाएंगे, वैक्यूल्स के अंदर। कहां पे छुप जाएंगे, ये वैक्यूल्स के अंदर ये छुप जाएंगे। क्लियर हो गया इतना बात, यहां पे हम लोगों ने क्लियर किया ना सारा बात, ध्यान दोगे। तो बेसिकली हम लोग यही कहना चाहते थे, ये जो मैलेट आयंस है, मैलेट आयंस के फॉर्म में टूटा मैलिक एसिड, ठीक है, और मैलेट आयन प्लस प्रोटॉन के फॉर्म में आया, और ये आके कहां पे आके स्टोर हो जाएगा, स्टोर्स इन वैक्यूल्स। मैलेट आयन स्टोर्स इन वैक्यूल्स, क्योंकि ये क्या है, वैक्यूल्स है, और वैक्यूल्स बता चुके हैं ऑलरेडी 90% पार्ट भरा होता है। तो ये दिन का काम है। समझ में आ रहा है क्या, कि दिन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये जो PEP है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग कि ये बेसिकली PEP क्या करेगा, CO2 इसके साथ अटैच्ड होगा, किस एंजाइम के चलते, पेपकेज एंजाइम के चलते। और पेपकेज के साथ एक जरूरी चीज ये होता है कि कभी भी ये जो एफिनिटी दिखाता है, किसके साथ दिखाता है, CO2 के साथ दिखाता है सिर्फ और सिर्फ, O2 के साथ नहीं दिखाता है। ध्यान रखना इस बात को कि ये मैंडेटरी है कि ये हमेशा पेपकेज किसके साथ एफिनिटी दिखाएगा, ये हमेशा CO2 के साथ दिखाएगा, कार्बन के साथ दिखाएगा, कभी भी O2 के साथ नहीं दिखाएगा। इसीलिए तो हम लोग इसको रूबिस्को के जगह पे किसको यूज करते हैं, पेपकेज को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है क्या, रूबिस्को के जगह पे हमें पेपकेज को यूज करना पड़ता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ एफिनिटी दिखाता है, CO2 के साथ। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गया। और अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा पेपकेज CO2 के साथ, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी मैलिक एसिड बन जाएगा। ये आप अपने आप को स्टोर करने के लिए OA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैलिक एसिड क्या करता है, मैलेट आयंस और प्रोटॉन्स आयन में टूटता है, और ये बेसिकली मैलेट आयंस कहां पे जाके स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स के अंदर। समझ में आ रहा है क्या। तो अब यहां पे जो है ये मैलेट आयंस इसके अंदर यहां पे जाके चला जाता है। तो ये दिन में काम होता है, बस इतना सा। अब
नाइट के टाइम क्या होता है, ध्यान से देखोगे नाइट के टाइम क्या होता है जी, तो यहां पे देख रहे हो मेरा वैक्यूल्स पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या, ये हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स है, पड़ा हुआ है, और इसमें क्या भरा हुआ है जी, ध्यान से देखोगे इसके अंदर मैलेट आयन है, मैलेट आयंस है। क्लियर है गया क्या? अच्छा, अब इसका उल्टा होगा, समझ में आ रहा है क्या, यानी अब ये मैलेट आयन बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है क्या, अब ये मैलेट आयन, मैलेट आयंस, ध्यान से देखोगे, और प्लस प्रोटॉन, समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों मिल करके, ध्यान से देखोगे ये दोनों मिल करके क्या चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों मिल करके मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो मैलिक एसिड है, ध्यान देना बेटा, ठीक है क्या, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि आगे मेरे को जरूरत है इसका। और ये जो मैलेट आयंस है, मैलेट आयन आयंस प्लस प्रोटॉन, समझ में आ रहा है क्या, मैलेट आयंस प्लस प्रोटॉन्स जो है, मैलेट आयन प्लस प्रोटॉन्स जो है, ये बेसिकली दोनों मिल करके इसको बनाएंगे मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। हो गया क्या, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। और ये जो मैलिक एसिड है अब बेसिकली दो पार्ट में टूटेगा, ये दो पार्ट में टूटेगा, समझ में आ रहा है। और जो पहला पार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं पाइरुवेट, पाइरुवेट, पाइरुवेट होगा। और ये पाइरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड होता है बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड, पता है ना। तो बेसिकली मैलिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन में से 3 कार्बन इधर चल गया, बचा कितना बेटा, CO2, 1 कार्बन इधर बचा, बचा कि नहीं। और यही जो CO2 है, ध्यान रखोगे, और यही जो CO2 है अब हमारे को कहां पे चल जाएगा, C3 साइकिल में चल जाएगा। कहां पे, C3 साइकिल में चल जाएगा। और इसके अंदर देखोगे ई कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और इस प्रोसेस के थ्रू जब C3 साइकिल चलेगा तो जिसके चलते क्या चीज निकलेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया कि नहीं बात, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो कहोगे कि सर अब ये पाइरुवेट का क्या होगा, तो बेसिकली बेटा अब इस पाइरुवेट की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखना तुम लोग, पाइरुवेट का PEP, ध्यान से देखोगे PEP है। और ये बेसिकली पाइरुवेट, ये जो पाइरुवेट है क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जो पाइरुवेट है क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, PEP। और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम होगा, PPDK, यानी पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज इसी का पूरा नाम होता है। देखोगे कि नहीं है कि नहीं, कितना आसान काम। यहां पे दिन के अंदर क्या हो रहा है, सिंपल सा ये बात समझो कि इन्वायरमेंट से इनको क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड अटैच्ड हुआ पेप्केज एंजाइम, जो कि पेप्केज एंजाइम मैंडेटरी है कि सिर्फ और सिर्फ किसके साथ एफिनिटी दिखाता है, CO2 के साथ ही एफिनिटी
दिखाता है, सिवाय CO2 के ये किसी के साथ एफिनिटी नहीं दिखाएगा। तो ये जब जुट जाएगा PEP प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने C4 साइकिल में भी पढ़ा था, तो सेम वही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी एक ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि 4 कार्बन होता है, जिससे क्या हो जाएगा, अब ये अपने फॉर्म में आएगा, मतलब सिंपलर फॉर्म में आएगा तो OA क्या चीज में टूटेगा, मैलिक एसिड में टूटेगा, और मैलिक एसिड मैलेट आयंस, समझ में आ रहा है, और प्लस प्रोटॉन्स के फॉर्म में टूटेगा, और ये जो है स्टोर कहां पे आके हो जाएंगे, मैलेट आयंस कहां आके स्टोर हो जाएंगे, इस वैक्यूल्स के अंदर। समझ में आ रहा है क्या, मैलेट आयंस स्टोर इन कहां पे, वैक्यूल्स के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। और इस तरीके से ये जो मैलेट आयंस है, अब दिन ये तो दिन वाली बात हो गई। अब रात में क्या होता है थोड़ा सा देखो, मैलेट आयन कहां पे है, वैक्यूल्स के अंदर है, यहां से अब निकलेगा, जब निकलेगा तो मैलेट आयन के साथ प्रोटॉन्स अटैच्ड हो जाएंगे, और जब अटैच्ड होंगे तो ये क्या चीज के फॉर्म में आएगा, मैलिक एसिड के फॉर्म में, यानी 4 कार्बन कंपाउंड। और इससे क्या हो जाएगा, एक कार्बन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और कितना कार्बन, 3 कार्बन इधर चला जाएगा, जिससे ये पाइरुवेट हो जाएगा। और जब पाइरुवेट है तो ये बेसिकली PPDK के प्रेजेंट में, समझ में आ रहा है क्या, पाइरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, PEP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पाइरुवेट क्या चीज में, ये रिवर्स प्रोसेस से चला गया, तुम्हारा PEP में कन्वर्ट हो गया, और फिर से यही साइकिल फिर से परफॉर्म होगा, फिर से यही वाला साइकिल कहां जाएगा, यहां पे आएगा, फिर से ये क्या होगा, PEP में, ये फिर से यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, दिन के टाइम फिर से ये यहां पे आएगा, PEP फिर से OA में बदलेगा, फिर मैलिक एसिड, मैलेट आयन प्रोटॉन में टूटेगा, मैलिक आयन फिर से वैक्यूल्स में, और फिर से वैक्यूल से रात में निकलेगा मैलेट आयन, प्रोटॉन के साथ अटैच्ड होकर मैलिक एसिड बनेगा, और मैलिक एसिड से फिर पाइरुवेट अलग हो जाएगा, और CO2 निकलेगा, और यही CO2 जो है यहां पे कार्बोक्सिलेशन कराएगा, जो कि कौन सा साइकिल चलेगा, यहां पे C3 साइकिल चलेगा, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम है। और ये मूव करा के ये जो साइकिल है जब चलेगा तो इसके चलते हमारे को जो चाहिए था बेसिकली ग्लूकोज, ये बन जाएगा। यही तो है कैम साइकिल, और कुछ भी नहीं है जी। जल्दी से इसको लिखोगे, हो गया। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो हमने बोला क्या कि PPDK, देखो यहाँ पे ये दिन के टाइम में हो रहा है बेटा, ये दिन के टाइम में हो रहा है ना सारा कुछ, बिल्कुल ये डे टाइम में ही परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और फिर से ये बेसिकली यहाँ पे चलते चला आएगा, समझ में आ रहा है क्या, फिर से वैसे ही साइकिल परफॉर्म होगा, ठीक है क्या, फिर से वैसे ही साइकिल को परफॉर्म किया जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं इसके अंदर 2-3 चीजें नोटिस करने वाली है, बस इतना सा बात याद रखना है, ठीक है क्या, कि लो लाइट सेंसिटिव होते हैं कौन, पेप्केज, ठीक है क्या, पेप्केज। अच्छा, इसको स्टेटमेंट में लिखा देते हैं, छोड़ दो ना, ये जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हम इसको स्टेटमेंट में करके ही लिखा देते हैं। होप सो यहाँ क्लियर हो चुका है सारी बात, ठीक है। बस यही है हमारा कैम साइकिल, ठीक है।